हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्पेशल क्लासेस। आज हम जेके स्पेशल क्लासेस में जो जूनियर असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो आपका ये जुडिशरी का पार्ट आने वाला है 10 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का? 10 नंबर का आपका जुडिशरी का पार्ट आने वाला है। उसमें आपको बेसिक बेसिक चीज़ें आएंगी, जैसे कि आपको आएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ लेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पूछ लेंगे, टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पूछ लेंगे। तो ये सिंपल चीज़ें आपको वहाँ पे पूछी जाएगी, और ये अगर आप क्लियर करते हो तो आपको इंटरव्यू भी होगा, तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करेंगे और रोज़ एक टॉपिक आया करेगा, और उसको करते करते जब तक मतलब उसका इस तरह हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी और ये सब पढ़ने से पहले आपको पहले थोड़ा बेसिक, थोड़ा इसका हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये आया कहाँ से, क्यों आया, और क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसका बैकग्राउंड थोड़ा आपको पता होगा तो आपको समझ अच्छे से आएगा, और दूसरा आप इसको समझ तो आएगा ही आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ भी जाता है हिस्ट्री से रिलेटेड तो आप उसमें इजिली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहली बात है, आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये चीज़ें। देखो, एक कंट्री को रन करना है। ठीक है, एक कंट्री को रन करना है, और कंट्री भी जैसे इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री, जहाँ पे आप कुछ किलोमीटर में आगे जाते हैं तो आपका वहाँ पे एथनिसिटी, वहाँ पे लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कश्मीर से आप जम्मू आते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में आप देखते रहना वहाँ पे कितना डाइवर्स है, कितना चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होती है, हर किसी की अपनी लैंग्वेज है, एथनिसिटी अलग है। तो इतना डाइवर्स कंट्री, तो उसको गवर्न करने के लिए, उसको चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्वियसली ज़रूरत तो होगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी मशीनरी है जो एक कंट्री को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये यहाँ पे लिखा है, इट इज़ ए होल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। ये यहाँ पे लिखा है, कंट्री को रन करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक मशीनरी चाहिए, जिसको हम एक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो देखो, जैसे जब हमारे राजा राजा वगैरह हुआ करते थे, अगर जिसने हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता है कि पहले राजा वगैरह हुआ करते थे, तो उनका अलग सिस्टम था, है ना। उनका सिस्टम अलग हुआ करता था, उनका अपना अपना जो एरिया होता था उसके अपने अपने रूल्स होते थे, उसके अकॉर्डिंगली वो चलते थे। पर जैसे ही क्या होता है 1600 में, जब हमें देखने को मिलता है जैसे अंग्रेज आते हैं। ठीक है, अंग्रेज आते हैं हमारी कंट्री में, तो पहले तो वो क्या करते हैं कि पहले तो सिंपल ट्रेड कर रहे होते हैं, पहले तो सिंपल ट्रेड चल रहा होता है उनका। पर जैसे जैसे टाइम चलता है आगे, जैसे जैसे उनके पास पावर आने लग जाती है, तो वो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक्ट्स लाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उनको इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे रूल करने के लिए। तो ये इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या पढ़ा हमने, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है गवर्नेंस के लिए सिस्टम, एक ऐसी मशीनरी है, एक ऐसा सिस्टम है जो कंट्री को रन करने के लिए ज़रूरी होता है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे, जैसे 1600 में जब अंग्रेज आते हैं, वो ट्रेडर से सिंपल ट्रेड करते थे, तब तक तो कुछ नहीं था, कुछ चार्टर एक्ट वो लाते थे, उसके अनुसार से वो यहाँ पे काम करते थे। अब जैसे चार्टर एक्ट, ये देखो, चार्टर एक्ट 1601, लेजिस्लेटिव पावर मिलती है, लेजिस्लेटिव पावर्स दी जाती है। किसको दी जाती है पावर्स, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट, जो उस टाइम राजा थे, रानी थी, तो वो क्या किसको पावर देती है, वो देती है पावर देती है हम इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को देती है 15 साल की, 15 साल की पावर देती है कि जाके आप वहाँ पे इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। फिर क्या होता है, ट्रेड की पावर मिलती है, और इसके बाद क्या होता है, चार्टर एक्ट 1726 आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चार्टर एक्ट आते हैं, और सबसे पहले ये चीज़ें कैसे, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं इसका आपको पता चलेगा। देखो, होता क्या है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी होती है। उसके बाद क्या होता है, जो आपको पता ही, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, और कौन थे, क्लाइव थे आई थिंक। तो इनमें ये क्या है कि मीर जाफर को वो अपनी साइड कर लेते हैं, और ये बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले होती है। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है। अब बक्सर की जो लड़ाई होती है उसमें क्या होता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, दीवानी राइट्स भी आ जाते हैं, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वगैरह भी करने लग जाते हैं। अब ये सब चीज़ें हो रही है इनके पास, मतलब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पहले तो ट्रेडिंग कंपनी थी, बाद में ये पोलिटिकली वहाँ पे अफेयर्स में भी इंटरफेयर करने लग जाते हैं। कब करते हैं, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और जब इंडिया में बहुत सारे मतलब सूबे बन जाते हैं, एरियाज बन जाते हैं, उनके अलग अलग सूबेदार हो जाते हैं, डिवाइड हो जाता है, तो उसका ये फ़ायदा लेते हैं, और ये अपनी
क्या करते हैं, पहले तो ये जो बाहर से डच आए थे, फ्रेंच आए थे, उनसे ही लड़ रहे होते हैं। बाद में ये क्या करते हैं कि ये इंटरनली जो यहाँ के राजा वगैरह होते हैं उनके साथ भी ये लड़ाई करने लग जाते हैं और उनके साथ भी ये अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देते हैं करना। अब क्या होता है, जैसे इनके पास पावर आ जाती है, अब उनको पावर को जब पावर आ जाती है तो अब वो चीज़, अब वहाँ के लोगों को, वहाँ की सिस्टम को गवर्न करने के लिए इनको एक सिस्टम चाहिए था, है ना, रेगुलेट करने के लिए चीज़ें। तो एक हमारा आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें एक और चीज़ थी कि क्या होता है कि अंग्रेज जो थे, जो कंपनी थी, अब कंपनी तो नॉर्मल थी, है ना, कंपनी जो थी वो तो ब्रिटेन में ही थी, जो उनके ओनर्स थे। अब कंपनी ने अपने जो लोग भेजे थे, जो वाशिंदे जो लोग भेजे थे यहाँ पे, उस वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे होते हैं। कंपनी इतना पैसा नहीं कमा रही होती जितना यहाँ पे जो लोग आए होते हैं वो लूट खसूट करके पैसा कमा रहे होते हैं और डिफरेंट तरीक़े से इलीगल पैसा लगे होते हैं कमाने में। तो अब ये चीज़ें रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आता है जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आप समझोगे कि क्यों मैं इसको, ये बैकग्राउंड आपको क्यों बता रही थी। ये बैकग्राउंड बताने का मेन रीज़न था कि ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, 1773 में आया था जो रेगुलेटिंग एक्ट। यही बेस बना था हमारे सुप्रीम कोर्ट को, जो फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुई थी वो इसी के इस एक्ट पे बनी थी, ठीक है। तो क्या समझा हमने कॉन्स्टिट्यूशन समझा। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, एक कंट्री को गवर्न करने के लिए एक सिस्टम, एक मशीनरी होती है। उसके बाद हमने समझा कि ये किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारी चीज़ें जो हमारी कंट्री में आई, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ये चीज़ें आई। हमने देखा कि 1600 में अंग्रेज आते हैं, ट्रेड करते हैं, सब कुछ ठीक था। और ट्रेड किस पे, चार्टर एक्ट जो है इनका 1601, उसके अनुसार यहाँ पे आते हैं और ट्रेड करते हैं। फिर हमने देखा कि ठीक है, उसके बाद जब औरंगजेब थोड़ा वीक होता है तो ये क्या करने लग जाते हैं, फाइट करने लग जाते हैं जहाँ पे इनको फ़ायदा दिखता है। जैसे बंगाल में इन्होंने सबसे पहले हमला किया, तो ये बैटल ऑफ प्लासी होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है। अब ये जो लड़ाई होती है, इनके पास पावर आ जाती है, ज़्यादा पावर आ जाती है, तो फिर इनको अब आइडिया आता है कि ठीक है, अब इतनी पावर आ गई है, अब थोड़े बहुत एक्ट से नहीं, अब हमें प्रॉपर सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश करते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट कैसे। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था। अब उस टाइम जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए जाते हैं सर वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट टाइम जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है। फर्स्ट टाइम हमारा सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है। जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है उसमें 3 जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है, ठीक है। 3 जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है। 3 जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है कब है, 1774 में होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका बैकग्राउंड सुप्रीम कोर्ट कब बना था, 1774 में बना था। कहाँ बना था, कलकत्ता में बना था। क्यों, कौन थे गवर्नर जनरल, सर वॉरेन हेस्टिंग थे उस टाइम गवर्नर जनरल। सुप्रीम कोर्ट जो बना था उसमें कितने जज और कितने चीफ जस्टिस हुआ करते थे, 3 जजेस और एक चीफ जस्टिस हुआ करता था। और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स और भी आते हैं, जैसे पिट्स एक्ट आ जाता है। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कमर्शियल अफेयर वो बनता है। फिर बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल करते थे उनको पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे क्या थे पहले, तो वो ट्रेड का, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, जैसे ये भी बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल करते थे उस टाइम तो पहले ट्रेड करते थे, बाद में इनको पॉलिटिकल अफेयर्स का कंट्रोल करने के लिए कह दिया जाता है। और जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वो क्या होता है, वो बन जाती हैं, जो इंडिया में उनके वो थी टेरिटरीज थी, वो ब्रिटिश पोजेशन में फर्स्ट टाइम आ जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर आ जाता है चार्टर एक्ट, हमारा आ जाता है चार्टर एक्ट 1833। अब क्या होता है, चार्टर एक्ट 1833 जो आता है उसमें गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं, बंगाल की जगह चेंज कर दिए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। ये ऐसे भी आपको अगर जीके का भी अगर आपको बाकी एग्जाम्स देने हैं तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये क्या है कि जैसे पूछा जा सकता है कि कब गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे वो चेंज हुए थे, तो वो हमारे चार्टर एक्ट जो हमारा 1833 वाला था, ठीक है, 1833 वाला था। इसमें क्या हुआ था, ये गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज हो जाते हैं। मैकॉले आता है, मैकॉले ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि ये जो है मैकॉले ने जो हमें ये एजुकेशन सिस्टम दिया था ये सही नहीं था। तो जो भी है वो मैकॉले लॉ कमीशन में लाता है, ठीक है। मैकॉले याद रखना, बोलने का मतलब इतना है कि मैकॉले से याद रखना, एजुकेशन सिस्टम भी मैकॉले ने लाया था। और दूसरा ये लॉ कमीशन इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पे। और एक और चीज़ है, हाँ, ब्रिटिश अब पहले क्या था, पहले तो ट्रेडिंग थी, फिर जब पावर आ जाती है तो इनको अब समझ आ जाता है कि अब प्रॉपर इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाना है। कॉलोनाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ पे 1833 के एक्ट में ये प्रॉपर इसको अपनी कॉलोनाइजेशन का अच्छे से स्टार्ट हो जाता है कि कैसे इसको बनाएंगे।
पहले सिर्फ इनका ट्रेड का मकसद होता है। फिर होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आता है, पार्लियामेंट का एक्ट आ जाता है यहाँ पे, जो पार्लियामेंट वगैरह बनेगी उसका। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स का आ जाता है, गवर्नर जनरल काउंसिल एडेड 4th मेंबर को ऐड करता है काउंसिल में मेंबर जो होते थे 4था मेंबर ऐड करता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी इसकी आपको देख लो कि अगर पूछा जाए या इंटरव्यू में या एग्जाम में भी आ सकता है तो है क्या। चार्टर एक्ट 1833 आता है, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चेंज होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। मैकॉले आता है, लॉ कमीशन इंट्रोड्यूस करता है, ब्रिटिश प्रॉपर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है आता है इसमें, जो पार्लियामेंट जो हमारी बनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है, और चार्टर एक्ट 1833 से आया। लेजिस्लेटिव पावर्स आती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स में बताऊंगी लेजिस्लेटिव होता क्या है, सारी चीज़ इसको समझेंगे अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर आ जाते हैं हम है ना, फिर आ जाते हैं चार्टर एक्ट 1853 में। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 का अगर हम देखें, अगर इस एक्ट को हम देखें तो हमें एक चीज़ देखने को इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये से दूसरे जो जेकेएसएसबी एग्जाम्स लेती है उसमें बहुत बार पूछती है कि सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्विस जो हम बोलते हैं वो कब इस्टेब्लिश हुई थी। वो चार्टर एक्ट 1853 जब आया था तो सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस हुई थी। ये लास्ट चार्टर एक्ट होता है, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है। ठीक है, ये लास्ट चार्टर, पहले तो चार्टर एक्ट के थ्रू ये रूल करते थे, ये अपना अपना जो एक्ट आते थे उसको इम्प्लीमेंट करते थे, चार्टर एक्ट के थ्रू रूल करते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन जाता है। ठीक है, मतलब पूरा इस्टेब्लिश कर देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ बना लेते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है। फिर अब इसमें क्या करते हैं ये भी याद रखना, चार्टर एक्ट जो है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के 12 मेंबर बनते हैं और सेपरेट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को एग्जीक्यूशन से। ठीक है, ये जो हम देखते हैं ना कि लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूटिव्स हैं और ये जुडिशरी, ये हमारी तीनों डिफरेंट है। हम बोलते हैं ना लेजिस्लेशन अलग है, एग्जीक्यूशन अलग है और जुडिशरी अलग है। और लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन, जुडिशरी अलग अलग, उसमें क्या है, लेजिस्लेशन जो होता है जो पावर में जो मतलब जो लॉ बनाते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इसी तरह एग्जीक्यूशन कौन करवाता है, प्रेसिडेंट करवाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करवाते हैं। जुडिशरी के अंडर कौन आ जाता है, हमारी कोर्ट्स वगैरह आ जाती है। तो ये चीज़ है यहाँ पे सेपरेट जब हुआ था, वो कब हुआ था, वो हमारा चार्टर एक्ट 1853 में हमारा जो लेजिस्लेशन था वो सेपरेट हो जाता है एग्जीक्यूशन से। ठीक है, अब आ जाता है लॉ बनाने वाले अलग थे, एग्जीक्यूशन करवाने वाले, इंप्लीमेंट करवाने वाले अलग थे। अब आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या होता है, गवर्नर जनरल जो होता है, अब इंडिया बन गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब इन्होंने कहा कि ठीक है अब हम इसको चेंज कर देंगे, गवर्नर जनरल जो है अब वाइसरॉय हो जाएगा, वाइसरॉय कैनिंग बनते हैं पहले। ठीक है, ये 1858 में आता है। ठीक है, 1858 अगर देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हमारी फर्स्ट इंडिपेंडेंस हुई थी, है ना, 1857 जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर हुई थी 1857 में, उसमें जो है ये क्या करते हैं, जो कंपनी का वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और फिर ये ब्रिटिश रूल, पूरा क्राउन यहाँ पे रूल लग जाता है यहाँ पे। बट एक चीज़ देखी जाए कि अगर आप इसको पीछे से देखेंगे तो ब्रिटिश जो एक्ट्स आते थे, अगर उसको डिटेल में पढ़ा जाए तो ये काफ़ी पावर जो है कंपनीज की, जो इनकी रेडी कंपनी थी उसकी कम कर रहे थे। ठीक है, उसकी पावर जो थी वो कम कर रहे थे। तो ये तो इनको एक मौका मिला कि हाँ अब तो बिल्कुल इनको निकाल के कंपनी को बाहर फेंको और पूरा रूल यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का होगा। तो फिर क्या होता है कि जब 1857 की वॉर होती है उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में। इसमें जो वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल थे, उसको चेंज कर देते हैं, वाइसरॉय बना देते हैं, कैनिंग बनते हैं और ये एबॉलिश कर देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उसको अबॉलिश, जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसको अबॉलिश कर देते हैं सारा, उसको हमने क्या करना है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है जो मेन चीज़ यहाँ से आगे क्यों पढ़ना है इसको भी मैं बताऊंगी। इंडियन काउंसिल एक्ट आ जाता है 1909। अब ये ऐसे भी जो जेकेएसएसबी के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत बार पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कब आए थे, ये हमारे आए थे 1909 में। ठीक है, 1909 में आए थे। अब ये पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स क्या थे, इसमें रिफॉर्म्स लाए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट रखा था, डिवाइड एंड रूल यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। कब किया था डिवाइड एंड रूल स्टार्ट, 1909। ऐसे भी बहुत बार पूछा जाता है, मैच द कॉलम आता है कि इसका बताओ क्या है, कब आया था ये पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, कब आया था। तो याद रखना ये 1909 में आया था। और साइज ऑफ जो लेजिस्लेटिव थी, वो पहले जो साइज ऑफ लेजिस्लेटिव थी वो कम थी, फिर इंक्रीज कर दी जाती है, सेपरेट इलेक्टोरेट लाते हैं, ये चीज़ें होती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है, उसमें डायरार्की आ जाती है। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या था, इसका बैकग्राउंड का इंपॉर्टेंट अब मैं बताऊंगी ये चीज़। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने बताया, डायरार्की आती है 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट आता है।
अब रोल ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आता है, बहुत बार सुना होगा, जो जेकेएसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो साइमन कमीशन था उसमें क्या होता है कि 7 मेंबर की टीम आती है जो सारे के सारे अंग्रेज होते हैं, बाहर से आए होते हैं, ठीक है, बाहर से आए होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जब इंडिया में आते हैं तो उनका मतलब होता है, उनका आने का मकसद होता है कि ये रिव्यू करना, जो इन्होंने 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया था उसको रिव्यू करना और उसमें जो चेंजेस लाना, ठीक है, उस पर चेंजेस लाना और नया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाना, इंट्रोड्यूस करना, तो ये काम होता है। अब इनका विरोध होता है साइमन कमीशन का कि 7 मेंबर है, सारे वाइट हैं और इनका काम है एक लॉ कानून बनाना, ऐसा कानून बनाना जो लोगों पे राज कर सके ये लोग। तो हमारे यहाँ के जो उस टाइम लीडर्स थे वो कहते हैं कि ये तो गलत है कि सभी वाइट है, कानून हमारे लिए बन रहे हैं, सब कुछ हमारे लिए हो रहा है और आके अंग्रेज हमें बता रहे हैं कि मतलब किस तरह चलेगा, किस तरह कानून बनेगा, हमें तो पूछ ही नहीं रहे, हम पे बनाना है, हमारे लिए बनाना है, सब कुछ हमारा है इसमें और बताएंगे हमें अंग्रेज, और हमें तो पूछने तक का वो नहीं, मतलब मेंबर तक नहीं है हमारा कोई इसमें, तो ये तो गलत है। बट देखो इस टाइम लाला लाजपत राय की जिस तरह लाठी मार के हत्या हो गई, तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड है जो कि आपको नहीं है एग्जाम में, बट ये चीज़ क्या है कि जो साइमन कमीशन था, जब वाइट मेंबर्स थे जो इनका इनका विरोध होता है, अब ये लोग अपनी जगह सही थे, अगर आप सोचो, अगर अपना दिमाग लगाओ कि ये लोग आपको क्यों पूछ रहे हैं, ये तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे ना, ये तो अगर यहाँ पे कोई कानून बनाना चाहते थे तो ये लोगों के फायदे के लिए थोड़ी ना बनाना चाहते, ये तो अपने लिए बनाना चाहते थे कि ऐसा क्या करें कि इन लोगों पे ज़्यादा देर हम राज कर सके और किस तरह इनको कंट्रोल कर सके, तो ये तो सब कुछ अपने लिए कर रहे थे, तो ये हमारी राय तो इनको वैसे भी कोई मैटर नहीं करती थी। तो इस तरह ये चीज़ है। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो 1930 में रिपोर्ट सबमिट करते हैं ये 7 लोग मेंबर जो कमीशन आया था, यही बेस बनता है 1935 का, 1935 का जो बेस बनता है। अब ये 1935 का बेस हमने क्यों याद रखना है, जो आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी यहाँ से चीज़ें ली गई हैं, 1935 का जो एक्ट है वहाँ से चीज़ें ली गई है आज भी, और बहुत सारे लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत सारे लोग इसको गलत मानते हैं कि अभी तक क्यों हमारा पुलिस सिस्टम में या एजुकेशन सिस्टम में या बाकी सारी चीज़ों में हम क्यों अंग्रेज़ों के टाइम पे उस टाइम के लॉज को अभी तक हम लेते चल रहे हैं, क्यों उसको हम चेंज नहीं करते, क्यों उसको फुली हम रिवाइज नहीं करते, क्यों थोड़ी बहुत अगर होता भी है चेंज तो थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर देते हैं और उसको फुली हम देखते नहीं है कि उस टाइम जो चीज़ बनी थी वो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि लोगों पे राज कर सके, लोगों को कंट्रोल कर सके लोगों को। बट अब तो हमारी कंट्री है, अब तो डेमोक्रेसी है, अब तो लोगों के फ़ायदे के लिए या कंट्री के फ़ायदे के लिए चीज़ें लॉज बनने चाहिए, ना कि वो पुराना जो आ रहा था कि कंट्रोल करना और पावर दिखाना और इस तरह का सिस्टम। क्यों बोला जाता है कि यूपीएससी में भी आज तक वैसा ही अंग्रेज़ों के टाइम का चलता आ रहा है। हम पुलिस सिस्टम देखें वहाँ पे भी जो भी है मतलब वो इस तरह बिहेव करते हैं कि जैसे, मतलब ये मानना है लोगों का, मेरा नहीं, मतलब लोगों का मानना है कि आज भी वैसा चल रहा है। तो ये चेंजेस लाने चाहिए, बट चेंजेस लाए नहीं जाते क्योंकि ये आज भी इसलिए चल रहा है क्योंकि 1935 का जो एक्ट है वही चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें वहीं से सेम चल रही हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड ये। अब क्या होता है कि जब ये हमें आज़ादी मिल जाती है, 1935 का एक्ट आया था, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे इंडिपेंडेंस मिलती है तो एकदम एकदम हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है ना। अब हुआ क्या कि एकदम मतलब क्या कि बिल्कुल ऐसा डिसाइड नहीं था कि 15 अगस्त को ही होना है ना, सडनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ 15 अगस्त को मिल जाएगी। तो अब कानून जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी प्रिपेयर नहीं है, तो क्या होता है, ये 1950 में हमारा बनता है, तब तक हमारा यही चलता है, 1935 का एक्ट ही तब तक चलता आ रहा है, और जब बनता भी है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें वैसी ही है जैसे मैंने कहा। अब ये देखो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए तो कब बनी थी, ये 28 जनवरी 1950 को बनी थी। तो ये सारी चीज़ें, बैकग्राउंड इसका ये रहा, इस पर इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आगे आने वाली है, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने क्या बताया, फिर से मैं आप एंड में रिवाइज करवाऊंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आने वाली हैं कि गवर्नमेंट किसको बन के, मतलब किन किन चीज़ों को मिला के बनती है। हम कहते हैं गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं ना कि सीधा एक मिनिस्टर को, मतलब मिनिस्टर्स को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे हमारा आ जाता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, जुडिशरी अलग, ये तीनों मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। तीनों मिलके कौन, लेजिस्लेटिव बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, जुडिशरी मिलके बनाती है। अब लेजिस्लेटिव में कौन होते हैं, जैसे नुमाइंदे जो आप चुन के भेजते हो लोकसभा में, वो लेजिस्लेटिव में आ जाते हैं, राज्यसभा में आ जाते हैं मेंबर्स, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट आ जाता है। ये सारे बनाते हैं आपके लेजिस्लेटिव्स।
अब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? अब लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? ये क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे लोकसभा में, राज्यसभा में जाएंगे और वहाँ पे कानून बनाएंगे, ठीक है, लॉज बनाएंगे जो लोगों के बेनिफिट के लिए होंगे। अगर ऑपोजिशन लीडर होते हैं, जैसे उनको वो लॉ पसंद ना आए, तो फिर उस पर वो डिस्कशन होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, वो डिस्कशन करके लॉ बनाते हैं, ठीक है, कि जो लोगों के हित में हो। अब क्या होता है कि अब ये जो लॉ बनाया, इम्प्लीमेंटेशन कौन देखता है? प्रेसिडेंट देखते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं। अब जुडिशरी क्या करती है? चेक करती है, ठीक है, कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा, नॉर्मल जो बेसिक राइट्स हैं उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा, जो लॉज बनाए हैं उनको अगर वो गलत लगते हैं, उनको वो वायलेट करते लगते हैं, तो वो रिव्यू करने के लिए वापस भेजती है, तो जुडिशरी चेक करती है। अब जुडिशरी के अंडर क्या आ जाता है? जुडिशरी के अंडर आ जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो इंडियन लेवल का होता है, जो एक होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आ जाता है जो स्टेट लेवल का होता है, और सबॉर्डिनेट कोर्ट आ जाता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, जिसमें आपका सिविल कोर्ट आ जाता है, क्रिमिनल कोर्ट आ जाता है, ठीक है, जिसमें सिविल कोर्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा और क्रिमिनल कोर्ट में सेशन जज बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। जुडिशरी में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया लेवल का होता है, स्टेट हाई कोर्ट जो होता है स्टेट लेवल का होता है, और सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का। डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्दर डिवाइडेड है सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में मैंने बताया कि क्या होता है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है, और क्रिमिनल कोर्ट में हमारा सेशन जज बैठता है। अब इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हमारी सुबह शाम का इनका होता है, जैसे कि क्रिमिनल कोर्ट केस देखेगी सेशन कोर्ट, है ना, तो शाम को सिविल देखेगी, क्रिमिनल जो केसेस होगी सुबह शाम, इस तरह चलता है। अब ये देखो कई बार ऐसा होता है कि सेशन कोर्ट में जैसे जाता है कोई केस लेके, है ना, तो अब इसका भी प्रोसीजर होता है, ये हम अगले वीडियो में अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे आप, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट में जा सकते हो, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आप सेशन कोर्ट से, सबॉर्डिनेट कोर्ट से, ऐसे ऐसे करके ऊपर तक, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं लगता है आपका ना, तो आप ऊपर तक जाके लड़ सकते हो। अब देखो कि सबॉर्डिनेट कोर्ट जो होती है ना, उसमें आ जाती है सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, जैसे मैंने बताया। अब इसको जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है इसको मुंसिफ कोर्ट भी कहते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको आएंगी जो हम एक पर्टिकुलर लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बताई इसकी। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पूछा जाता है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट से जुडिशरी मेन हमारा इंपॉर्टेंट है, हमें क्या इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो बेसिक मैंने बताया पीछे से ये चीज़ें कैसे आई। अब जुडिशरी करती क्या, जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है, देखो पहले क्या होती थी, फेडरल कोर्ट होती थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट बन गई। अब सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी में मेन है आपका, जैसे सुप्रीम कोर्ट मेन है, सबसे हाईएस्ट है। अब क्या आ जाता है कि ये आपका सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 में बनी थी, न्यू दिल्ली में बनी थी, हाईएस्ट कोर्ट होती है, ये तो हमें पता है। अब सुप्रीम कोर्ट का किसी को जज बनना है, जो हमारा हाईएस्ट जज होता है, अब उसको बनने की उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? किसी को बनना है सुप्रीम कोर्ट का जज, और किसी को मतलब ये उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसको पता होना चाहिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एक तो हाँ, कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी कुछ करते हो आप, तो आपका एक एज लिमिट होता है कि हाँ इधर से आप स्टार्ट करोगे, मतलब 18 साल से छोटे हो तब नहीं आप भर सकते, इस तरह एज होता है। बट सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का ऐसा कोई पर्टिकुलर एज नहीं बताया गया है, कि प्रिस्क्राइब नहीं है कि हाँ इतने उम्र का होगा तो ही बन सकता है, अदरवाइज नहीं, ऐसा नहीं है। बस आपकी योग्यता देखी जाएगी, आप एलिजिबल किस बेसिस पर देखोगे देखे जाओगे। 2-3 क्राइटेरिया होगा, जैसे 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट, है ना, एडवोकेट रहे होने चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ ए हाई कोर्ट जज में, जो हाई कोर्ट में आप 5 साल जज रहे होने चाहिए। और एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए, किसकी आंखों में, किसके नज़रिए में, इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नज़रिए में, उनके सामने आप एक एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का? आपका एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया, एज वो नहीं है कि हाँ तब 18 के हुए, 20 के हुए, 35 के हुए, ऐसा कुछ नहीं है जैसे लोकसभा राज्यसभा में प्रेसिडेंट के उसमें होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सिंपल ये होता है कि 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट होने का, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के जज होने का, और एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट, सिंपल थिंग। अब आ जाते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है आपका, यही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, यही मतलब आपको सब कुछ देखेगा, जैसे आप की अपॉइंटमेंट कौन करवाएगा, ये प्रेसिडेंट करवाएगा, ठीक है। आपकी ओथ कौन दिलवाएगा, ये भी आपका प्रेसिडेंट दिलवाएगा। अगर किसी कारणवश आपको सुप्रीम कोर्ट छोड़ना है, मतलब कोई भी इशू हो सकता है, तो अगर आप रेजिग्नेशन देना चाहते हो तो भी आप प्रेसिडेंट को दोगे। तो क्या चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट ही अब आपकी सुप्रीम कोर्ट की मतलब जज की अपॉइंटमेंट करवाएगा, ओथ भी वही करवाएगा, और रेजिग्नेशन भी वही लेगा। अब आ जाते हैं कि ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब आ जाते हैं टोटल जजेस है कितने, ठीक है। हाँ, अब आप बोलोगे कि हाँ आपने ये तो बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है क्या नहीं, बट ये बताओ कि कितने जज हैं हमारे हिंदुस्तान में, पूरी कंट्री में कितने जज हैं प्रेजेंट, एट प्रेजेंट कितने हैं?
तो टोटल जजेस जो हैं हमारे कंट्री में, ये सारे जजेस की बात कर रही हूँ मैं, ये है 34। और उसमें 33 जजेस हैं जो नॉर्मल, और जो एक हमारा है वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सीनियर मोस्ट जज जो होता है वो एक होता है, बाकी हमारे जो बाकी जजेस हैं। ठीक है, 33। अभी हम बोलते हैं कि देखो इतने लंबे लंबे केस चलते हैं, इतना टाइम लग जाता है, इतना होता है, बट एक सोचा जाए तो 33 जजेस हैं, एक सीनियर मोस्ट जज है, इतने सारे केसेस होते हैं, कोर्ट्स भी हमारी लिमिटेड है, तो लंबा जाना मुझे ऐसा लगता है कि वो तो जाएगा ही, मतलब। और ऊपर से एक चलो इसको छोड़ते हैं, फिर आगे टॉपिक से वो निकल जाएंगे। अगर सज़ा सुनानी है तो वो तो टाइम उसमें थोड़ा लगता है, जो कि गलत भी है। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल किस में लिखा गया है? 124 से 147 में लिखा गया, पार्ट 5 में लिखा गया। ठीक है, आर्टिकल 124 से 147 में लिखा गया और पार्ट 5 में लिखा गया है। ये पूछा जा सकता है किस में है, पार्ट 5 में, याद रखना, और किस में है, आर्टिकल 124 से 147। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है? अब देखो, हमने ये पढ़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बना, हमने ये पढ़ लिया कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, हमने ये पढ़ लिया कि ओथ कौन दिला। हाँ, एक चीज़ और रह गई थी इसमें, ये हमने देखा कि जजेस कितने होते हैं, बट अगर इन केस कि कोई जज है, कोई जज बन गया, अब वो उसका मिसबिहेवियर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो जो करना चाहिए, मतलब सही तरीके से डील नहीं कर रहा, इनकेपेसिटी दिखा रहा है, मिसबिहेवियर कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो अब इस केस में क्या होगा? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार वो बन गया और वो कुछ भी करे तो कोई भी देखने वाला नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बेशक जो हमारी जुडिशरी है, एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेशन से अलग है, बट फिर भी कोई तो चेक होना चाहिए कि अगर कुछ मिसबिहेवियर हो रहा है या इनकेपेसिटी दिखाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, तो क्या होगा? कुछ तो होना चाहिए इस तरह का सिस्टम। तो उसके लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है कि अगर कोई इस तरह ये दो कंडीशन से पूछी जा सकती है, मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी दिखाता है, तो क्या किया जा सकता है? तो किया जा सकता है क्या, लोकसभा में एक बिल मतलब एक उसका प्रोसीजर होगा, लोकसभा में एक बिल लाएंगे उसको इम्पीचमेंट का। अब क्या होगा कि जो स्पेशल मेजोरिटी है उससे वो पास होना चाहिए, फिर राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट भी उसके ऊपर उस चीज़ के ऊपर हामी बनना चाहिए, तो ही जाके उसकी इम्पीचमेंट होगी और उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसकी सीट से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक मतलब लोकसभा में पास हो गया, क्योंकि फिर तो जिसकी मेजोरिटी है वो इजीली पास करके तो जो है इम्पीच कर सकता है, अगर उसको ठीक ना लगे उसका बिहेवियर। ऐसा भी नहीं है, इनके दो तीन पड़ाव हैं जिसमें एक के बाद एक के बाद एक, अगर वो तीनों जगह से पास होता है तो ही वो इम्पीच होगा। अब आ जाते हैं ये जो मैंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल किस में लिखा गया, और ये अब ये सब होने के बाद ठीक है, इतना सब है और इतनी पावरफुल है जुडिशरी, तो उसका जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुरिडिक्शन क्या है, क्या क्या पावर्स है उसके पास? देखो, एक तो उसके पास ओरिजिनल पावर्स है जो हैंडल करना डिस्प्यूट के बारे में। ठीक है, अब कुछ डिस्प्यूट्स हैं, अगर किसी के डिस्प्यूट्स है तो उसको सिंपल पहले जो हो जाएगा सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर इस तरह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो ये डिस्प्यूट्स उसको हैंडल करना। दूसरा है एपलेंट। एपलेंट मतलब हाई कोर्ट जो है, जिस तरह मैंने बताया कि पहले वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, वो तो सबसे बड़ी जो है अपीलिंग कोर्ट है, जिस जहाँ जाके अपील की जा सकती है अगर कोई इनजस्टिस लग रहा है किसी को, या उसके साथ सही नहीं हुआ है बाकी कोर्ट्स में, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला एडवाइजरी। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइस चाहिए, किसी लॉ पे एडवाइस चाहिए, है ना, तो वो जाके क्या कर सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उनके पास जाके उनसे एडवाइस ले सकते हैं, बट ये एडवाइस नॉन बाइंडिंग होगी। वैसा नहीं है कि अगर आपने एडवाइस दे दी तो वो माननी ही पड़ेगी, वो नॉन बाइंडिंग होगी। फिर उसके बाद आ जाता है जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई लॉ, जैसे मैंने कहा कि कोई लॉ जो है, कोई एक्ट जो आपने बना दिया है जो क्लैश कर रहा है दूसरे मतलब ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स के साथ, या किसी भी चीज़ के साथ जो बेसिक लॉज के साथ जनता के, तो उस टाइम जो हमारी जुडिशरी है रिव्यू करने के लिए उस लॉ को भेज सकती है, जजमेंट उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, रिव्यू करने के लिए भेज सकती है, ठीक है, उसकी जजमेंट को। फिर आ जाता है रिट्स। हाँ, रिट्स भी याद रखना कि रिट्स जो, अब इसका क्या है कि जो हमारी रिट्स है ये फंडामेंटल राइट्स को ही देखती है, मतलब यहाँ पे क्या है, जुरिडिक्शन में जो हमारी रिट्स है, रिट जुरिडिक्शन में क्या है आपका, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा, ये देखती है आपकी सुप्रीम कोर्ट कि फंडामेंटल राइट्स का तो नहीं वायलेशन हो रहा ना। अगर हो रहा है तो क्या होगा,
ऑब्वियसली ये एक्शन ले सकती है सुप्रीम कोर्ट की अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ये चीज़ें सिंपल इसमें थी, जुरिडिक्शन भी समझ आ गई होगी आपको, और बाकी सुप्रीम कोर्ट किस तरह काम करती है ये चीज़ें भी समझ आ गई होगी। अब आगे आ जाते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट का एग्जाम देना है, तो फिर हाई कोर्ट को भी अच्छे से हम देख लेते हैं क्या है हाई कोर्ट के में। हाँ, ये भी याद रख लेना कि हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 में। अब आ जाते हैं इंडियन हाई कोर्ट जो है वो किस एक्ट में लाई गई, 1861 एक्ट में लाई गई। ठीक है, 1861 एक्ट में लाई गई। अब देखो लाई तो 1861, जैसे हमने पढ़ा कि जैसे 1774 में हमारी पहली सुप्रीम कोर्ट बनी थी। अब कब बनी थी पहली हमारी हाई कोर्ट, ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा सकता है कि पहली हाई कोर्ट कब बनी थी, तो ये बनी थी हमारी 1862 में बनी थी। कब बनी थी, 1862 में बनी थी। और कहाँ कहाँ बनी थी, कलकत्ता में बनी थी, बॉम्बे में बनी थी, मद्रास में बनी थी। जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहली बनी थी कलकत्ता में, पर यहाँ याद रखना कि कलकत्ता में बनी थी, बॉम्बे में बनी थी, मद्रास में, तीनों जगह बनी थी। ठीक है, अब इसके बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बनती है, और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स बनती है, जिसका वो भी आपको इंपॉर्टेंट होगा कि हाँ कितनी स्टेट की कौन सी वाली हाई कोर्ट है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिंपल देख लेते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स बनती है, ऐसे ऐसे फिर आगे आगे बनती जाती है। तो कितनी अब एट प्रेजेंट कितनी है, 25 हाई कोर्ट्स है हमारे देश में। अब 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो हमने कहा कि एक स्टेट की मतलब जैसे स्टेट की हाई कोर्ट होती है, बट ऐसा नहीं है कि एक स्टेट की एक ही हाई कोर्ट होगी, 2-3 स्टेट्स की भी एक हो सकती है। तो ये भी होता है, जैसे हमारी जम्मू कश्मीर ही एक एग्जाम्पल लगा लो, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, एक ही हाई कोर्ट है, तो इस तरह भी चलता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा होता है, बहुत जगह होता है। उसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ पूछा जा सकता है गोवा की कौन सी है, पौंडीचेरी की कौन सी है, इस तरह की किस किस की एक है, कहाँ पे है, ये चीज़ें पूछी जा सकती है। अब आ जाता है कि हाई कोर्ट, ठीक है, हमने तो बोला था कि हाई कोर्ट एक मतलब एक स्टेट की एक होगी, तो ये कहाँ मतलब लिखा गया है कि नहीं दो स्टेट की भी एक हो सकती है, दो यूटी की भी एक हो सकती है, दो एक स्टेट और यूटी की भी एक हो सकती है, ये कहाँ पे लिखा गया है। तो देखो 7th अमेंडमेंट जब होती है, जो हमारी हुई थी 1956 में जब हमारी 7th अमेंडमेंट हुई थी, उसमें लिखा गया कि जो दो स्टेट्स हैं या स्टेट और यूटी हैं या यूटी और यूटी हैं, इनकी जो है एक हाई कोर्ट हो सकती है। ये कब लिखा गया था, 7th अमेंडमेंट 1956 में, याद रखना, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला इंपॉर्टेंट चीज़ में कि देखो अब हमने सुप्रीम कोर्ट का तो पढ़ लिया कि हाँ क्या क्या चीज़ें, उसकी क्वालिफिकेशन किस तरह होती है। अगर किसी को हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसकी क्या मतलब उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसकी योग्यता बताएगी कि हाँ ये कर सकता है, ये बन सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सिंपल बात है, पहले तो सिटीजन होना चाहिए, ये हमने शायद उसमें नहीं बताया था। हाँ मैंने ये याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट दोनों की बात हो तो आपको पहली चीज़ तो यही क्राइटेरिया होगा कि सिटीजन होना चाहिए उस जगह, मतलब उस कंट्री का। जैसे इंडिया की हाई कोर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अब इसी तरह एक्सपीरियंस के साल कितने साल का होना चाहिए, तो अब देखो पहले हमने कहा कि 5 साल का, सुप्रीम कोर्ट में हमने बोला कि 5 साल का उसको जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हाई कोर्ट में ऐसा कोई जज का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि सेशन कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज का एक्सपीरियंस हो 5 साल का, ऐसा नहीं है। इसमें से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ना, एडवोकेट का। और एमने जूरिस्ट होना चाहिए और अपॉइंटेड। हाँ एक चीज़ ये भी बहुत बार ये पूछी जा सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, बट अगर इन केस हाई कोर्ट का पूछा जाए तो क्या बताना है कि हाई कोर्ट का भी प्रेसिडेंट करता है, बट वो एडवाइस लेता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI की लेगा। और कौन सा, वो किसकी एडवाइस लेगा, वो लेगा हमारा गवर्नर की एडवाइस लेगा, जो स्टेट का गवर्नर होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। और तो वो प्रेसिडेंट ही करवाएगा, रेजिग्नेशन भी वही लेगा। और इम्पीचमेंट का प्रोसीजर भी सिमिलर है। प्रोसीजर क्या है, पहले लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो जो बिल लाया होगा उसकी इम्पीचमेंट के लिए वो पास होना चाहिए, फिर राज्यसभा में होना चाहिए, और फिर उसके बाद हमारा आई थिंक यहाँ प्रेसिडेंट हो। फिर आ जाता है रीजन क्या है, इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर विद कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और रिट जुरिडिक्शन भी इसका। हाँ अब यहाँ पे आ जाती है जुरिडिक्शन, क्या है, जुरिडिक्शन है फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसमें हमने कहा कि जो हाई कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर कर सकता है डायरेक्टली अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन हो रहा है। पर यहाँ पे क्या फंडामेंटल राइट्स हो, ठीक है, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के साथ भी वायलेशन हो रहा है तो हाई कोर्ट डायरेक्टली उसमें इंटरफेयर कर सकता है। और ये क्या है 226 में लिखा गया है। ठीक है, ये चीज़ें थी। फिर से एक बार मैं बता दूं कि बैकग्राउंड क्या था, किस तरह हम चले, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, थोड़ा इंटरेस्ट भी आए कि क्या क्या चीज़ें मतलब घटनाएं किस तरह चली और किस तरह ये हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया।
जैसे मैंने बताया कि पहले क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है जिससे हमें जो हमें एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम हमें गवर्न करने के लिए हेल्प करता है, और एक ऐसी मशीनरी है जो गवर्न करने के लिए हेल्प करती है कंट्री की। और स्पेशली जो इंडिया लाइक कंट्री है उसमें हम बोलते हैं कि बल्कि वो लेंदियस जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो एक ऑब्वियस थिंग भी है। एक तो इतना पुराना, कहाँ से वो चेंजेस हो रही हैं और वो उस तरह चीज़ें आ रही हैं, है ना। और दूसरा हम देखें तो इतनी सारी डाइवर्स कल्चर है, कंट्री इतनी बड़ी है, तो उसमें हर चीज़ को हमें संज्ञान में ध्यान में रख के ही बनाई, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया उन्होंने वो चीज़ें देख के ही बनाई है। ऊपर से ये चीज़ें भी बहुत जगह से ली है, जैसे अमेरिका से, यूके से, यूएसए से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से उठाई है। तो ये बल्कि सोलेंथियस बनना आई थिंक ये ऑब्वियस ही था। दूसरा आ जाते हैं कि यार ये सॉरी ये देखते हैं कि जो चार्टर एक्ट था, पहले किस तरह 1601 में चार्टर एक्ट आया, उस तरफ इंडिया में ट्रेड करने आए, और जिस जब वो ट्रेड करने आए उसके बाद जैसे जैसे जो औरंगजेब था और ये सब चीज़ें वीक होने लग गए जो रूलर्स थे, और फिर उसके बाद ये अपना यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, हथिया लेते हैं अंग्रेज, जब ये चीज़ें हथिया लेते हैं और फिर ये यहाँ पे रूल करने लग जाते हैं। अब रूल करने के लिए इनके पास सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता थी। उस टाइम ये सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करते हैं, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसके थ्रू ये यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और उस टाइम जो है सर वॉरेन हेस्टिंग थे, जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होती है, 3 जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं, 1774 में इस्टेब्लिश होती है। फिर इस तरह डिफरेंट एक्ट्स आते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, बाकी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं फिर से। हाँ, फिर ये आ जाता है आपका चार्टर एक्ट 1853 आता है, जिसमें हमने पढ़ा कि सिविल सर्विस जो है इंट्रोड्यूस होती है, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन को डिफरेंट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है इस टाइम। और उसके बाद फिर ये जो चार्टर एक्ट 1853 का था वो लास्ट था। उसके बाद गवर्नमेंट पूरी पूरी तरह की गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है जो 1858 में आता है, वॉइस कैनिंग बनता है। उस तरह क्या होता है कि उसके बाद इंडिया काउंसिल एक्ट आ जाता है 1901 में, जिसमें ये सेपरेट इलेक्टोरेट करते हैं, डिवाइसिव खेलना स्टार्ट कर जाते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट कर जाते हैं हर कंट्री को। फिर ये मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स आ जाता है, और लेजिस्लेटिव जो थे वो इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में। फिर आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बेसिक बस यही याद रखने का है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिव्यू करने जब ये आए थे, साइमन कमीशन आया था, तो वो 1930 की रिपोर्ट सबमिट करवाता है। जब रिपोर्ट सबमिट करवाता है तो फिर क्या होता है कि 1935 जो 1930 की रिपोर्ट थी यही बेस बनती है 1935 का। और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है जो हमारी आज़ादी के बाद भी यूज़ होता रहता है, 1935 का एक्ट। और 1950 में ये चेंज होता है। और इवन 1950 में भी आज भी हमारे प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखा जाए तो हम जब देखते हैं थोड़ी बहुत अमेंडमेंट होती है। नारकोटिक वो जो एक्ट थे वो तब से चलते आ रहे थे, उनको चेंज थोड़ा बहुत किया। फिर सती प्रथा और ये डिफरेंट डिफरेंट जो एक्ट्स उस टाइम से लाए हुए थे उसमें चेंजेस लाई जाती हैं, अमेंडमेंट्स की जाती है। बट जैसे आज भी बहुत सारी चीज़ें और डायरेक्ट वही एक्ट चल रहे हैं, इवन वो चेंजेस उसमें चेंज भी नहीं हुआ। तो इस तरह जो अमेंडमेंट्स वगैरह भी नहीं हुई हैं, डायरेक्ट वैसे ही हैं। तो अब आ जाते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनती किससे? लेजिस्लेटिव से, एग्जीक्यूटिव से और जुडिशरी से। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो लोकसभा, राज्यसभा और जो ये अपना प्रेसिडेंट है ये लेजिस्लेटिव बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव कौन कौन किस किस को मिलकर बनते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं। और लेजिस्लेटिव का होता क्या है कि वो लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम करता है चेक करना कि वायलेशन तो नहीं हो रहा लॉ का। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाता है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा कि हमारा फेडरल कोर्ट हुआ करता, सुप्रीम कोर्ट बन गया। फिर हमने देखा कि ये जो है इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज में उसका कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, जो प्रेसिडेंट की एज होगी, सॉरी जो चीफ जस्टिस की एज होगी ऐसी कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। और बट उसमें एक्सपीरियंस चाहिए 10 साल का एज एडवोकेट चाहिए, और हाई कोर्ट का जज का एक्सपीरियंस चाहिए उसके पास। फिर हमने कहा कि एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने देखा कि प्रेसिडेंट ही इसकी ओथ दिलवाता है, प्रेसिडेंट ही इसकी अपॉइंटमेंट करता है और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट लेता है। हमने देखा कि टोटल जजेस हमारी कंट्री में कितने हैं एट प्रेजेंट? 34 है। 33 जजेस सिंपल जो जज हैं, और एक हमारा सीनियर मोस्ट जज है जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फिर हमने देखा कि अगर कुछ एक चीज़, अगर जज तो बन गए ठीक है, बट अगर कोई गलती करें, अगर कुछ इस तरह करें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसके साथ मिसबिहेवियर करें, तो क्या इनकैपेसिटी दिखाएं तो क्या चले, क्या होगा, मतलब किस तरह इनको इम्पीचमेंट किस तरह होगी। तो हमने देखा कि लोकसभा में पहले उसकी स्पेशल मेजोरिटी से होगी, फिर राज्यसभा में होगी, फिर प्रेसिडेंट में हो, मतलब उसमें उसके देखी जाएगी स्पेशल मेजोरिटी। हाँ, अगर मिलती है तो फिर उस तरह इम्पीच किया जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में लिखा गया, 124 में लिखा गया, 147 में लिखा गया, पार्ट किस में लिखा गया, 5 में लिखा गया। हमने देखा पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट
की क्या होती है, ओरिजिनल वो क्या होते हैं, हैंडल डिस्प्यूट करते हैं, एपलेंट होते हैं, हाई कोर्ट। एपलेंट का मतलब हाई, जो अपील करने की सबसे बड़ी कोर्ट होती है ये, इसमें सेशन कोर्ट होती है पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में जाता है, फिर सेशन कोर्ट में जाता है, इस तरह ये प्रोसीजर होता है। फिर हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू करने का इनके पास अधिकार होता है कि अगर कोई लॉ क्लैश हो रहा है कुछ फंडामेंटल राइट्स और इन सबसे, तो ये रिव्यू करने के लिए भेज सकते हैं। फिर हमने देखा कि रिट जुडिक्शन होती है इनके अंडर, डायरेक्टली अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन हो रही है तो जाके सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। फिर हमने देखा कि हाई कोर्ट का अब हमें इंपॉर्टेंट है, तो हाई कोर्ट को देख लेते हैं। हाई कोर्ट में हमने देखा कि इंडियन हाई कोर्ट कब बनी, एक्ट आया हमारा जो आता है 1861 में। फिर हमने देखा कि कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में फर्स्ट टाइम बनी, कब बनी, 1862 में बनी। हमने देखा उसके बाद 1866 में इलाहाबाद में बनी, और इस तरह डिफरेंट में बनती रही। और हमने देखा कि एट प्रेजेंट जो है हमारी 25 हाई कोर्ट्स हैं। कितनी हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट्स हैं। और फिर हमने क्या देखा कि जो 7th अमेंडमेंट ये, अच्छा फिर हमने देखा कि अच्छा तो हमारी कंट्री में तो 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, बट उसके बाद भी हमारी 25 ही हाई कोर्ट क्यों है। तो हमने देखा कि 7th अमेंडमेंट जो है हुई वो 1956 में हुई। तो उसमें हमें क्या हुआ कि 2 स्टेट्स की एक हाई कोर्ट भी हो सकती है, एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी की हाई कोर्ट भी हो सकती है, यूनियन टेरिटरी की भी हाई कोर्ट हो सकती है। ये हमें देखने में मिला। जैसे हम पंजाब में देखते हैं, हरियाणा देखते हैं, उसका हरियाणा का देखते हैं और पंजाब का देखते हैं, एक हाई कोर्ट है। हिमाचल प्रदेश भी आई थिंक उसमें ही आता है। फिर आ जाता है क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट वाले जज की क्या होनी चाहिए। तो उसका भी सिटीजनशिप जो होनी चाहिए वो इंडिया की होनी चाहिए। दूसरा उसका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। अपॉइंटेड किससे होना चाहिए, प्रेसिडेंट से, और इसमें किसकी सलाह ली होनी चाहिए, गवर्नर की ली होनी चाहिए। रेजिग्नेशन और ओथ भी प्रेसिडेंट ही लेता है यहाँ पे, बस इसमें गवर्नर की सलाह और चीफ जस्टिस की सलाह ली जाती है हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए। उसके बाद हमने देखा इम्पीचमेंट सिंपल सेम वैसी होती है, और लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट से के थ्रू। फिर उसके बाद देखते हैं कि रीजन, प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। हम देखते हैं कि रीजन का इम्पीचमेंट का इनकैपेसिटी दिखाए, मिसबिहेवियर विद कॉन्सिडरेशन करें तो। फिर हमने जुरिडिक्शन, उसमें हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जुरिडिक्शन का उसके पास अधिकार है। बट यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑर्डिनरी राइट्स का भी अगर हो तो फिर भी जाया जा सकता है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, रिट जुरिडिक्शन जो होती है, रिट्स जो है हमारी जो हैबेस कॉर्पस, मेंडमस और ये सारी जो कोवेरेंटो और ये सारी सेरिटोरी, ये सारी जो रिट हमारी रिट्स हैं उसकी जुरिडिक्शन भी इसके पास है, और फंडामेंटल राइट्स की भी है और लीगल राइट्स की है। और वहाँ पे रिट जुरिडिक्शन मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में रिट जुरिडिक्शन और फंडामेंटल राइट्स का उसके पास अधिकार है, बाकी जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स है उसका अधिकार नहीं है। ये मैंने आपको इतना मैंने डिटेल में नहीं देखा कि रिट जुरिडिक्शन तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं, हाँ ये चीज़ें थी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9906567905, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।